और सबसे बढ़िया सर मेरी जो सिटी है अमलनेर, वो बर्थ प्लेस ऑफ विप्रो कंपनी है सर। असीम प्रेमजी के पिताजी ने वहां से ही उसको इस्टेब्लिश किया था सर 1936 में। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। Hi guys, welcome to TISS another podcast. Today we have Girish Patil, and Girish Patil clear TISNET and got selected for Guwahati campus. कोर्स का नाम है CODP, जिसको बोलते हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिस। बेसिकली वेट लिस्टिंग था, इनका वेट लिस्टिंग 1 था। सो जितने लोग वेट लिस्टिंग को लेकर के जो कंफ्यूजन है, ये वीडियो के बाद वो क्लियर हो जाएगा। मीन वेट क्लियर हो जाएगा। लिस्टिंग 1 था और वो फर्स्ट लिस्ट के बाद ही गॉट सेलेक्टेड। वैसे तो वेट लिस्टिंग 2 भी आई थी उनका, और उसके बाद SRA राउंड, जो उनका स्पॉट राउंड ऑफ एडमिशन जो है उसका, वो दैट इज अ लास्ट प्रोसेस। सो या गिरीश, सो बिफोर वी स्टार्ट वांट टू अंडरस्टैंड एंड वांट टू नो कि ये एक्सपेक्टेड था कि हो ही जाएगा वेट लिस्टिंग के बाद? सर मैंने आपकी वीडियो देखी थी कि 1 to 5 वेट लिस्ट में जो होता है बंदे, तो उसका क्लियर हो ही जाता है। तो फिर एक डर भी था सर कि होता है या नहीं होता है, क्योंकि जो मेरा प्रोग्राम था कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिस गुवाहाटी कैंपस, उसकी सिर्फ 50 मतलब 15 ही वैकेंट थे सर से। तो मुझे मतलब हाई चांसेस तो नहीं लग रहे थे, फिर भी मेरा विश्वास था कि हाँ सर हो जाएगा डेफिनेटली। ओके तो फर्स्ट वेटलिंग ओके ओके, चलो फाइनली हो गया। हो सर, हो गया हो गया। इनफैक्ट वेट लिस्टिंग 2 तक भी आई मीन जितने लोग का 2-3 तक है, हाई चांस हाँ रहता है उनका होने का, बिकॉज बहुत सारे हाँ लोग सर। एडमिशन कैंसिल करते हैं या एडमिशन नहीं लेते, या हाँ XYZ प्रॉब्लम्स आती है, या तो फिर कुछ ना कुछ सीट वैकेंट रहती है और उनको भी फाइनली वैकेंट। सीट फिल करनी है पूरी, राइट? राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाई यू हैव ऑप्टेड फॉर दिस कोर्स CODP? तो सीओडीपी मतलब सर मेरा यहाँ पर एक फ्रेंड है जिसने एमएसडब्ल्यू प्रोग्राम किया था महाराष्ट्र में ही, जलगांव से ही। ओके तो तो उन्होंने बताया था कि ये जो ग्राउंड लेवल पे जो मैं पहले से एक एनजीओ में था सर, हाँ फाउंडेशन, दीप ओके फाउंडेशन, जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराती है बच्चों को। तो वहां ओके से मैं मतलब बहुत नजदीक से उन लड़कों के बीच में था कि किस किस मतलब डिसेबल स्टूडेंट, ऑर्फन स्टूडेंट, इकोनॉमिकल बैकवर्ड स्टूडेंट जो रहते हैं, तो उनको कितनी बड़ी समस्या होती है कम्युनिटी से मतलब कम्युनिटी से। और मैं खुद विलेज बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरा गांव अमलनेर मतलब जलगांव में पड़ता है, दैवत खुर्द। तो वो बहुत मतलब बैकग्राउंड वहाँ पे मतलब डोमेस्टिकल वायलेंस जैसे बहुत सारी मैंने चीजें बहुत देखी सर। डिप्रिवेशन भी देखा था, माइग्रेशन बहुत ज्यादा होता है मेरे गांव से भी बाहर, जैसे गुजरात जैसी सिटियों में। मेरे खुद के पिताजी माइग्रेंट है सर। ओके तो ये जो कहीं ना कहीं था सर, एजुकेशन और लिटरेसी रेट जो बहुत कम था। तो मुझे लगता था कि सर कहीं ना कहीं अगर मैं इस प्रोग्राम को चूज करूंगा तो मेरी बातें सुनी जाएगी सर गांव में। नहीं तो ऐसा तो इग्नोर किया जाता था जब गांव में, जब कमेटी बैठती थी लोगों की, सदस्यों की, ग्राम पंचायत में। तो मैंने बोलने का प्रयास भी किया था सर कि हाँ, कि इस तरह से एजुकेशन होना चाहिए रेगुलर बेस पे। स्टूडेंट मतलब पहली से लेके चौथी तक बच्चों को बढ़ाया नहीं जाता था। हालांकि मतलब वैसे स्कूल की सिचुएशन ठीक ठाक नहीं थी सर। जो पढ़े लिखे बच्चे थे वो तो बाहर चले जाते थे। पर बोलने का प्रयास, मुझे एक सोशल जो थिंग्स थी वो तो वही से गांव से क्रिएट हुई थी। तो मैंने एमपीएससी से मैं अपना खुद का ट्रैक चेंज किया, जो कि मुझे पता था कि जो एमपीएससी में भी सर एक पोस्ट आती है एमएसडब्ल्यू से लेके सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंदर, समाज कल्याण अधिकारी बोलते हैं सर उसको। अभी भी उसकी वैकेंसी क्लास 1 क्लास 2 अधिकारी की आई है। तो उस पे ज्यादा मेरा फोकस था सर। और वहां पे भी उन्होंने बताया कि पीडीएफ में कि इन बच्चों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा जो कि टीआईएस से ग्रेजुएट हुए हैं या फिर जेवियर इंस्टीट्यूट से सोशल साइंस से ग्रेजुएट हुए। तो मेरा सर मैंने डायरेक्टली अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। पहले 2 इयर्स में इसको दूंगा, फिर उसके बाद सर मैं अपना प्लान एमपीएससी वापस डाल दूंगा। ओके। तो So as you mentioned earlier, like you prepared for the MPSC exam Maharashtra. So यस सर। GS was not a big problem in ना TISS. ना सर ना। So फिर मैथ्स और इंग्लिश में प्रॉब्लम थी? इंग्लिश ठीक ठाक थी सर, मैथ में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। और पेपर देने गया तो उस दिन तो ज्यादा ही होश उड़ गए थे सर, अच्छा डिफिकल्टी लेवल देख के। अच्छा। सो बेसिकली मैथ्स में क्या मेजर प्रॉब्लम होती थी? सर मैथ मैथ में मतलब डीआई सेक्शन और ऐसे कुछ थे कि मेरा खुद का बैकग्राउंड जो है सर आर्ट से था, 11 12 से लेके फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तक।
तो मैं ज्यादा परिचित तो उससे था ही नहीं। फिर भी कॉन्फिडेंस किया था कि कुछ ऐसे जो सिंपल थिंग्स है कि मैं उनको टैकल कर सकूं, पर वहां पे टैकल ही नहीं कर पाया सर मैथ को लेके मैं। पर इंग्लिश ठीक ठाक था। जीएस की सर मेरा मतलब जब मैंने आपका मोनिवर का 24 मॉक्स सॉल्व किए थे सर, 25 मेरा रह गया था। अच्छा। तो मेरा स्कोर 40 से मतलब 40 मतलब लगभग 30 मेरा कोर्स था सर जीएस में। तो वो ठीक ठाक था सर। जीएस सेक्शन में मेरा वेरी वेल था। मैथ में मतलब 10 12 ऐसे आता था, इंग्लिश में 50 60 ऐसा आ जाता था। तो उसमें थोड़ा एफर्ट डाला कि किस तरह से उसको मैं ज्यादा और इंक्रीज कर सकूं, पर हो नहीं पाया सर आखिर में। और एग्जाम डिफिकल्टी इस साल तो पिछले साल से लेके मतलब बहुत ज्यादा ही थी सर। You have appeared for 24 mock, you said. यस So what was the highest score in the mock? सर 59 60 सर। 59 60। और जब पहले मॉक लिखे थे, पहले दूसरे तीसरे मॉक, उसमें भी सर 44 42 अच्छा, ऐसे फर्स्ट थे। मॉक में ज्यादा 40 हाई कितना स्कोर चाहिए मेरा था? जीएस में ही था सर, मॉक में था अच्छा 30 अच्छा। से over 35। ओके ओके ओके। सो व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम द मॉक टेस्ट? सर टाइम मैनेजमेंट सबसे बढ़िया चीज यही थी। हम्म मेरा जो मॉक में था 40 क्वेश्चंस में तो 9 मिनट में भी सॉल्व कर सकता था। 9 10 मिनट 12 मिनट में इतनी स्पीड थी सर, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर एनालिसिस और बहुत सारे मतलब ये तो वन लाइनिंग थी सर। और एमपीएससी की जो तो बहुत हार्ड होती है, तो वो सॉल्व करने की प्रैक्टिस थी, तो मैंने यहाँ पे टैकल कर लिया था। बचा उसी के मिनट मैंने मैथ और रीजनिंग उसके लिए रखा था। और इंग्लिश के लिए सर ज्यादा 30 मिनट में इंग्लिश कवर हो जाता था पूरे रीड करके। और जो रहते 40 55 मिनट वो मैथ के लिए दिए थे सर मैंने। तो टाइम मैनेजमेंट वहां पे ही मुझे पता चला कि 30 अगर मैं एग्जाम पर्टिकुलर फेस करूंगा तो उस टाइम पे कितने मिनट में कितना सेक्शन मेरा कंप्लीट होना चाहिए, बस यही एक टारगेट था सर। ये और यही एक मॉक से मुझे एनालिसिस खुद को करना पड़ा, समझ में आया था। ओके ओके। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस क्या था? एक्सटेम्पर में क्या टॉपिक पूछा था आपको? सर एक्सटेम्पोरे में मुझे सर टॉपिक मिला था प्राइवेटाइजेशन सर। जैसे कि मैंने खुद ने लिखा था कि मेरा ड्राफ्ट में लिखा सर डिटेल एनालिसिस फॉर्म में। तो उसमें मेंशन था कि आई लाइक टू स्टडी अबाउट लिबराइजेशन प्राइवेटाइजेशन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। तो उन्होंने उसके बेस पे मुझे क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज एलपीजी। तो वहां से एलपीजी से लेके एलपीजी जो धोरण था सर 1991 का, उससे क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद न्यू लिबराइजेशन उदारवतवाद नव उदारवतवाद, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सटेम्पोरे का टॉपिक था सर, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। ओके ओके। सो एंड व्हाट अबाउट द इंटरव्यू? इंटरव्यू सर मेरा 22 मिनट चला था रेगुलेटरी पॉलिसी एंड गवर्नेंस के लिए। तो वो मेरा अच्छा था सर, बहुत अच्छा था। मतलब ऐसा कि मैं कहीं पे मुझे उन्होंने जो भी मुझे क्वेश्चन पूछे एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड टू द महाराष्ट्र। और मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे कि जो मैं टैकल कर पाया। पर जो सीओडीपी का प्रोग्राम था गुवाहाटी कैंपस का, तो वहाँ पे सर एक पर्टिकुलर उन्होंने मुझे हिंदी बोलने के लिए प्रयास दिया, मतलब उन्होंने चांस दिया। आपने जैसे बोला था कि वहाँ पे पता नहीं कौन से कैंपस में किस तरीके से होते हैं। तो वहाँ पे एक थे हाँ पैनलिस्ट, उनमें से एक पैनल था कि उन्होंने मुझे इंग्लिश में बोलने के लिए ट्राई मतलब बोला कि आप वो बोले, तो मैंने थोड़ा बहुत प्रयास किया। तो उसमें मुझे लगा कि तो वो मेरा 33 मिनट तक चला सर इंटरव्यू। तो मुझे लगा कि अब मैं इसमें मेरा तो काम नहीं होगा, मुझे डेफिनेटली लगा कि अब यहाँ से गए। तो वो 33 मिनट चला। उसके बाद उन्होंने मतलब काफी सारे क्वेश्चन वहां से भी पूछे गए सर, वहीं पे भी यही था टॉपिक था कोविड 19 से रिलेटेड आपके जो चैलेंजेस फेस किए थे गांव में वो बताइए, दो प्रॉब्लम बताइए। तो मैंने बताए थे सर, एक वैक्सीनेशन से रिलेटेड और एक था प्रधानमंत्री श्री अन्न योजना। तो इसलिए किस तरह से फेस किए थे मेरे गांव में लोगों ने, किन किन लोगों को मिला, किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरह से प्रॉब्लम आ रही थी इसेंशियल चीजों के लिए। तो ये सब इस तरह से मेरा वाला इंटरव्यू चला सर सीओडीपी के लिए। सो व्हाट आर द क्वेश्चन दे हैड आस्क्ड इन द इंटरव्यू? किसके लिए सर? सीओडीपी। सीओडीपी के लिए सर यही कि कोविड 19 में चैलेंजेस कैसे थे,
एंटी डिफेक्शन लॉ, महाराष्ट्र में जो फार्मर्स होते हैं वो क्यों मतलब सुसाइड क्यों करते हैं, फांसी फांसी क्यों लगाते हैं अपने आप को क्यों? तो उसके लिए जो जियोग्राफिकल जो प्रॉब्लम क्या है, उससे भी होता है क्या? और गवर्नमेंट की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से किस सब्सिडी कैसी प्रोवाइड की जाती है? तो ये सब चीज़ें मैंने इंक्लूड की थी। कुछ संस्थाएँ जैसे नाम सर, नाना पाटेकर और मकरंदा नासपुरे, तो ऐसे कुछ संस्थाएँ जो कि ऐसे मतलब फार्मर्स को कुछ ना कुछ प्रोवाइड किए थे जल संवर्धन के लिए। तो Okay. ऐसे कुछ टॉपिक थे जो मैंने उन्हें ये मेरे उस टॉपिक के लिए इंक्लूड की थी। ओके, सो सीओडीपी में पैनलिस्ट एकदम कैसे थे, मतलब ज्यादा रूड थे या बहुत एक जो इंग्लिश के लिए थे सर वो थोड़ा रूड थे एकदम, कि ना हँसना कुछ नहीं, डायरेक्टली कनेक्ट टू द पीपल बस। ओके, और उन्होंने कुछ पूछा व्हाई टीएसएस, व्हाई दिस कोर्स, हाँ आपका सर, एक्सपीरियंस कैसा था? YTS तो मैंने वही बोला था जो मेरे गाँव में मैंने कुछ फेस किए थे, या फिर मुझे इस कोर्स को लेके एमएसडब्ल्यू से लेके मैं किस तरीके से इंटर करना चाहता हूँ गवर्नमेंट जॉब के अंदर। हम्म, समाज कल्याण जो ऑफिसर्स होते हैं किस तरह से बिल्ड होते हैं, तो मैंने वो प्रूव करने के दिया था। तो क्यों बनना है, किस लिए बनना है, क्या कर सकते हो आगे, तो ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे सर। सो जितने भी अपकमिंग ईयर एस्पिरेंट है, अगर उनको टिप्स और सजेशन देना है तो व्हाट यू विल सजेस्ट? सर यही कि ज़्यादा मतलब सोर्सेस क्या है, कहाँ से पूछा जाएगा ये कुछ पता नहीं सर। मैं तो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट था, फिर भी मुझे इकोनॉमिक्स का टॉपिक दिया गया था सर। ओके, और रिलेटेड टू आप जिस डाक में आप क्या मेंशन कर रहे हो वो भी ठीक से आप रेफर कर लो। वो आप मतलब मैंने लिखा था आई मस्ट परस्यू माय डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस एंड आई लाइक टू स्टडी अबाउट लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर आप, मतलब डाक से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो सोर्सेस यही कि सर डेली बेसिस पे आप न्यूज़ पढ़ा करो। और मेरे वोकैब थोड़ा कम था, तो मैंने आप जैसे आपने बताया था कि एडिटोरियल पेज न्यूज़ का द हिंदू का पढ़ा करो, तो मैंने इंडियन एक्सप्रेस का भी पढ़ा था। ओके, वो 2 महीना वो ठीक-ठाक किया। और यही है कि सर सोर्सेस बहुत हैं, तो जितना पढ़ सके सर उतना पढ़ना चाहिए, मुझे लगता है। क्योंकि और डिफ़िकल्टी लेवल तो बहुत बढ़ रही है सर अभी। तो बस यही चीज़ है। ओके। सो पहले आप टीएसएस अच्छे से प्रिपेयर करो एंड हाँ, फेज 1 निकालो अच्छे से। फेज़ 1 हाँ सर। फेज 1 निकल गया और साइमल्टेनियसली थोड़ा सा जो भी कोर्स के लिए आप जा रहे हो उसके बारे में, कोर्स के बारे में थोड़ी स्टडी कोर्स के बारे में स्टडी कर लेना। और write the mock test, do analyze your mock for the phase 1 which is nothing but testnet, and बाकी कॉन्फिडेंट रहो, अपने जो यस सर, ऑप्ट कॉन्फिडेंट करने वाले हो डेफिनेटली अपना सिलेक्शन होगा। होगा सर। ठीक मुझे पता है सर, मैं वेटिंग लिस्ट से बाहर आया हूँ, तो है। वो क्या खुशी होती है, तो अभी-अभी महसूस होती है सर। चलो, बट अभी हो गया ना, अभी रिलैक्स। यस सर। नाउ एडमिशन प्रोसेस तो पूरा कंप्लीट कर लिया होगा, राइट? यस सर, हो। 19 से दे आर स्टार्टिंग द बैच ना? यस, नहीं गुवाहाटी की सर 26 जुलाई से है, अच्छा, सो यू आर गुवाहाटी कैंपस शिफ्टिंग, के। सो नाउ यू आर शिफ्टिंग टू गुवाहाटी। हो यस सर। हॉस्टल वगैरह दे आर प्रोवाइडिंग? सर उन्होंने अभी कुछ ऐसा रिकमेंडेशन नहीं दिया है कि क्या करना है आगे। फिर भी हॉस्टल फॉर्म और हॉस्टल रिकमेंडेशन फॉर्म मतलब उन्होंने दिया, अंडरटेकिंग फॉर्म अपलोड करने के बोला था, तो वो हो गया सर 10 जून के आगे पहले ही। वहाँ जाके वही वो अभी चेक करेंगे कि देना है या नहीं देना। ओके, सो दैट्स ऑल गाइस इन दिस पॉडकास्ट। जितने लोग सीओडीपी कोर्स के लिए टारगेट कर रहे हो, यू कैन, आई मीन दिस पॉडकास्ट मस्ट बी must be helpful for all the aspects, and prepare well so that you can crack the examination, and do watch all the podcasts and implement the same thing which we are discussing in the podcast, so that you can also crack the exam and one day you will be giving the podcast to me. Yeah. Girish, once again, congratulations and all the best for your थैंक career. यू सर, थैंक यू सर, थैंक You're welcome. Yeah. Bye bye. Take care. यू।